एज अ मदर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे बच्चों को और आने वाले जनरेशन को अवगत कराऊं इस बहुत ही भयंकर इशू से, क्योंकि पता है अब समय वार्निंग देने का नहीं है, अब एक्शन का समय है। क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ और जब लोग नाम सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ से है तो उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि किस तरीके का टैलेंट हमारे राज्य में है, बट बाहर नहीं आ पाता है। 2022 में मैंने मिसेस इंडिया का फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता था। उसके बाद मुझे मौका मिला 2023 में कैलिफोर्निया में भारत को रिप्रेजेंट करने का। 2025 मार्च में अभी पेरिस फैशन वीक में मैंने 6 अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है। देखिए, आज हम बात करते हैं कांस की तो ऐश्वर्या राय आती है सबसे पहले हमारे दिमाग में। खूबसूरती के कई मायने होते, लेकिन खूबसूरती अगर ब्यूटी विद ब्रेन आपने सुना होगा, आपकी खूबसूरती के साथ आपका अच्छा दिमाग अगर होता है तो आप समाज को भी काफ़ी कुछ दे सकते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ जूही व्यास हैं। जूही व्यास का आपको मैं परिचय कराऊं उससे पहले बता दूं कि जूही व्यास का चयन कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है न केवल भिलाई दुर्ग के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे शहर की बेटी कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट तक पहुंचेगी। लेकिन इस फेस्टिवल में जाकर के वो दुनिया और देश को एक बड़ा मैसेज देगी। क्या मैसेज देगी उनसे हम जानते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि जूही 2022 में मिसेस इंडिया रह चुकी हैं। इसके अलावा वो सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं। एक कहा जाए कि बिजनेस वुमेन के साथ साथ में वो एक परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए काफ़ी आगे बढ़ी हैं। तो सीधे मुखातिब होते हैं जूही से। जूही, बहुत बहुत बधाई पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको। और आपका सफ़र हम जानने से पहले ये बड़ी उपलब्धि कैसा फील हो रहा है और इसका श्रेय किसे देंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, उतनी ही बड़ी उपलब्धि है हमारे राज्य के लिए भी है। क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ और जब लोग नाम सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ से है तो उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और छत्तीसगढ़ का अगर नाम आता है तो लोगों को लगता है अच्छा छत्तीसगढ़ वहीं जहाँ नक्सली रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मेरे अंदर एक ज्वलंत भावना है कि वो चीज़ हम हटा दें, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि किस तरीके का टैलेंट हमारे राज्य में है, बट बाहर नहीं आ पाता है। तो बस उसी उम्मीद के साथ चलती जा रही हूँ। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ और कैसे चयन हुआ? कितने दिनों पहले आपको पता चला? कैसी तैयारी है? 2022 में मैंने मिसेस इंडिया का फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता था। उसके बाद मुझे मौका मिला 2023 में कैलिफोर्निया में भारत को रिप्रेजेंट करने का। पहली भारतीय बनी मैं जिसे मिसेस ग्लोब पीपल्स चॉइस का अवार्ड मिला। इंडिया ने हाईएस्ट सब टाइटल्स जीते थे, इंक्लूडिंग नेशनल कॉस्ट्यूम, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम। वहां से जर्नी शुरू हुई, क्योंकि तभी पहचान में आना लोगों को शुरू हुआ। 2024 में मैं पहली भारतीय महिला बनी जो जूरी में बैठी चाइना में मिसेस ग्लोब में। तो वो फिर से एक उपलब्धि हुई। और जो सबसे बड़ी चीज थी, 2025 मार्च में अभी पेरिस फैशन वीक में मैंने 6 अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया। स्टेट से भी पहली थी मैं, और मेरे लिए बहुत बड़ा ये अचीवमेंट था। ऐसे कर करके मुझे ऐसा लगता है ना, भगवान मेरी झोली में ये अपॉर्चुनिटीज डालता जा रहा है और बस कोशिश कर रही हूँ कि कर पाऊँ जितना कर सकूँ। आपने ये अपना सफर बताया, पर फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन कैसे हुआ है, किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है। देखिए, आज हम बात करते हैं कांस की तो ऐश्वर्या राय आती है सबसे पहले हमारे दिमाग में। ऐश्वर्या को वहां ले जाने वाली संस्था है लॉरियल। वो लॉरियल को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं मिसेस इंडिया आईएनसी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और सबसे बड़ी अच्छी जो बात है, हम वहां पे वॉइस बन के जा रहे हैं, एक आवाज, और वो आवाज है हमारी ग्रीन पीस के माध्यम से। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, उससे हम जुड़कर मिसेस इंडिया आईएनसी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे अपना रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। आपने ग्रीन पीस की बात कही और बहुत हॉट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। आप किस तरीके से प्रेजेंट करने जा रही हैं इस सारे सब्जेक्ट को? एज अ मदर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे बच्चों को और आने वाले जनरेशन को अवगत कराऊं इस बहुत ही भयंकर इशू से, क्योंकि पता है अब समय वार्निंग देने का नहीं है, अब एक्शन का समय है। लेकिन अभी भी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो बस यही बात थी मेरे दिमाग में और मेरे डायरेक्टर के दिमाग में, जिसके कारण हम जुड़े ग्रीन पीस से। ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ग्लोबल वार्मिंग और जो एनवायरमेंटल इशूज है उससे रिलेटेड चीजों पर काम करती है और गवर्नमेंट्स तक को मजबूर कर देती है सही मार्गदर्शन के लिए। तो अपने आप में ग्रीन पीस इंडिया के साथ जुड़ना, ग्रीन पीस साउथ एशिया के साथ में जुड़ना बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। जूही, आपका सफर
और थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं जी। स्कूल में, आपके बैकग्राउंड पे, आपकी पढ़ाई पे, तो किस इस ब्यूटी प्रोफ़ेशन और फ़ैशन की दुनिया से जुड़ने से पहले आप किस लाइन में जाना चाहती थी? मेरी जो स्टोरी है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी और चैलेंजिंग है। मैं जब छोटी थी तभी से मेरे पिता की जो तबीयत थी वो बिगड़ने लग गई थी और हमें पता चल गया था कि अब ना तो वो गाड़ी चला सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो पार्किंसन था उनको। तो उसके कारण क्योंकि मैं घर में बड़ी थी तो पूरी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे आ चुकी थी। 5 साल की थी जब मैंने आईब्रो बनाना सीख लिया था। उस उम्र में बच्चे घर में खेल रहे होते हैं और मैं तब तब से अपनी माँ के साथ रहती थी, उनको देख के बहुत कुछ सीखती थी। 13 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली की छात्रा रही हूँ मैं। 10th ले लें, 12th ले लें, हमेशा 85-90% के ऊपर का स्कोर रहा है। इंजीनियरिंग की मैंने शंकरा कॉलेज से, लेकिन ये पढ़ाई करते जाना ऐसा था कि मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग पढ़ाई का बेस होना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके तुमको मॉडलिंग करनी है, कुछ भी करना है, बट आईक्यू आपका पढ़ाई से ही आता है। तो इंजीनियरिंग करना ही था मुझे, लेकिन शुरू से मैं बोलती थी कि मम्मी टीसीएस या कोई अच्छी कंपनी में जाऊँगी, पैसे कमाऊँगी, फिर अपना पार्लर स्टार्ट करूँगी। लेकिन भगवान ने फिर कुछ और रचा, शादी बहुत जल्दी हुई और आज इस सैलून को 12 साल हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही मैंने सारी चीज़ें अचीव कर ली। शादी आपकी जल्दी हुई तो सर कैसे सपोर्ट करते? घर से कैसा सपोर्ट है? बहुत सपोर्टिव हस्बैंड हैं क्योंकि मुझे लगता है जिनके घर में भी पढ़ाई-लिखाई का माहौल है, वो अपने आप ही आपकी जो संकीर्ण सोच होती है ना, वो हट जाती है। मेरे फादर इन लॉ कोविड में उनका निधन हो चुका है, लेकिन वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। मेरी जो मदर इन लॉ है, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हस्बैंड भी इंजीनियर हैं। तो जहाँ आप पढ़ाई-लिखाई का माहौल देखेंगे ना, वहाँ पे आपको सपोर्टिव फैमिली मिलेगी ही। कैसे खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए आप क्या मैं कोई महिला करना चाहे, कुछ करना चाहे आगे बढ़ के, तो क्या उनको क्या आगे संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सोच अच्छी होना बहुत ज़रूरी है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। मैं कुछ भी करती हूँ, आज अगर मुझे पता है मैं कांस में जा रही हूँ, तो उसके बाद मुझे क्या करना है वो मेरे दिमाग में है पहले से। तो शायद बचपन की जो कठिन परिस्थितियाँ थी उसने मुझे ऐसा दूरदर्शी बना दिया है कि मुझे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग होना हर महिला को ज़रूरी है। मैं जिस बिज़नेस में हूँ, वहाँ पे सारी औरतें और महिलाएँ ही आती हैं और मैं जानती हूँ आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में सर पे पल्लू को लेने के लिए घर में लड़ाइयाँ होती हैं। तो घर की दहलीज पार करके अपने लिए कुछ करना ये आसान नहीं है। मैं शायद उन लकी लोगों में से हूँ जो अपनी इच्छा की चीज़ें कर पा रही हूँ और सच बताऊँ तो मैं ज़िद्दी भी हूँ। अगर कोई मना भी करता है पर अगर मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ तो मैं वो काम फिर भी करती हूँ। तो शायद यही संदेश है कि अगर आपको पता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और आपको विश्वास है अपने ऊपर, तो वो दहलीज को लांघिए और कुछ करिए क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, हर बार मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती और अगर आप में कुछ करने की क्षमता है और बिल्कुल ज़िद करके आप दुनिया बदलने का बिल्कुल मादा रखती हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जूही का। और जिस तरीके से जूही ने अपना सफ़र शुरू किया, कांस फ़िल्म फेस्टिवल में जा रही हैं और कल ही इनकी वहाँ जाने की फ्लाइट है और जिस तरीके से वो हमारे शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रेज़ेंट करने जा रही है और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी कि अगर हमारे शहर ने, हमारे देश ने उन्हें कुछ दिया है, तो वो लौटाने की कोशिश कर रही है कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे विश्व में चिंतनीय है, गंभीर विषय है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है और अगर इस विषय को लेकर कान फिल्म फेस्टिवल के मंच पर अगर वो जाती है तो बहुत बड़ी बात है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।